हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आई होप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल बखूबी कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में, इस सीरीज में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कि आपको पता है फिजिक्स में अब जो है न्यूमेरिकल हर जगह इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम ले लो, चाहे आप जेईई एग्जाम ले लो, चाहे आप नीट एग्जाम ले लो, कहीं भी आप जाओ, किसी भी और एग्जाम में आप जाओ, सब जगह जो है न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चाहे सीयूटी एग्जाम जाओ, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, सारे के सारे एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल भी अब जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं भाई साहब कि केवल ट्रिक्स से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जो है उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग इस सीरीज आपके सामने लेके आए जिसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और हम न्यूमेरिकल के अलग अलग टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन न्यूमेरिकल को कैसे कैसे करना है। तो सीरीज है जिसमें हम छोटी छोटी वीडियो के थ्रू जो है न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल हमें कैसे कैसे करना है। तो उसी सीरीज में हम लोग आज एक वीडियो आपके सामने लेके आए, आज एक टॉपिक लेके आए हैं जो है हमारा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, उसके क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करने होते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सब लोगों को पता होगा कि आर वेक्टर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हम लोग लिखते हैं कि आर जो हमारा वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर हमारा जो होता है वो रिजल्टेंट जो होता है वो होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो P जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया P वेक्टर का, Q जो है Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की मैग्नीट्यूड की जो भी वैल्यू है उसकी, और cos थीटा मतलब उनके बीच का एंगल का cos हमें लेना पड़ेगा। ठीक, तो यह पता होना चाहिए। अच्छा, अब cos जो है, cos की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अलग अलग थीटा के लिए वैल्यू कितनी होती है। तो एक बार फटाफट से देख लो, थीटा जो हमारा होता है cos की वैल्यू कितनी होती है। तो मान लो cos हमारा, अगर थीटा हमारा 0 है तो cos कितना होता है हमारा 1, और अगर ये 30 है तो, और 45 है तो, अगर 30 है तो √3/2, 45 है तो 1/√2, 60 है तो 1/2, और 90 है तो, अगर ये 90 हो गया तो cos हमारा 0। ठीक है, उसके अलावा एक और केस आता है हमारे सामने कि अगर ये 120 हो गया तो 120 की जो वैल्यू आती है वो आपको याद रखनी है माइनस का हाफ आती है। कितनी आती है? माइनस का हाफ। निकाल भी सकते हो, cos 90 प्लस थीटा करके या 180 माइनस थीटा करके निकाल सकते हो वहां से, तो वैल्यू हमारी माइनस का हाफ आती है। ठीक है, उसके अलावा मान लो ये 180 हो गया, अगर 180 cos हो गया तो 180 वैल्यू कितनी आएगी? तो cos 180 अगर लिखोगे ये भी निकाल सकते हो। cos क्या लिखोगे? cos 180 प्लस थीटा, 180 मतलब होगा cos 90 प्लस, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, 90 प्लस 90 लिख सकते हो उसे। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो cos का साइन हो जाएगा, तो 90 प्लस है क्योंकि, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस का होगा या माइनस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस, और cos क्या होता है उसमें? cos उसमें होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये में ध्यान रखना है कि अगर ये 180 हुआ तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है? 180 निकालना होता है दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आया था, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आ जाता है, यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में है तो। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू से ये निकाल सकते हैं। तो अब ये तो हुई थ्योरी की बातें, तो थ्योरी तो अच्छी लगती है पढ़ने में, लेकिन फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हमें लगता है और थ्योरी पढ़ेंगे तो शायद सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे आप जितना मर्जी थ्योरी पढ़ लो, जितनी और डिटेल में पढ़ सकते हो थ्योरी को, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेगा, कई बार क्वेश्चन में कि P है Q है, वो बोल देगा, ऐसे भाषा लिखेगा, है ना, कुछ मतलब उसको जो है वो कुछ शब्दों में बयां करेगा। जैसे इसने यहाँ पे बयां किया है कि टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो मान लो दोनों वेक्टर को, मान लो A है, ये भी A है, या B मान लो, दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन बराबर है। अब उनका रिजल्टेंट जो है इक्वल टू ईदर ऑफ देम, उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है? इसके बराबर है। ईदर मतलब दोनों बराबर है आपस में, A और B तो बराबर है ही, और रिजल्टेंट भी क्या है? इसके बराबर ही है, यानी A और B के बराबर है, यानी तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये मतलब बना इसका। तो एंगल बिटवीन देम, तो A और B के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। ठीक है, इसी के बीच का पूछ रहा होगा, रिजल्टेंट तो अलग चीज है। A और B के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। अब कैसे यूज करेंगे? अब देखो हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो मतलब रिजल्टेंट जो है A और B के बराबर है,
तो पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। आर का फॉर्मूला क्या था हमारा, ए स्क्वायर या आर स्क्वायर हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। लेकिन बोला क्या हुआ, ए और बी बराबर है और आर तीनों बराबर हैं। तीनों अगर बराबर हैं ये, तो एक काम कर सकते हैं। अब देखो प्रैक्टिस करते रहते आपको समझ में आएगी बातें। अगर ये तीनों बराबर हैं तो एक काम कर सकते हैं, तीनों को एक सेम वैल्यू लिख देते हैं, मैंने उसको x मान लेते हैं या कुछ a मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हो। तो मान लो x मान लिया हमने, तो मान लो ये x है, तीनों x होगा तो x स्क्वायर, तो सॉल्व करना इजी हो गया। मान ले सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू ये भी x स्क्वायर हो गया, ये भी x स्क्वायर हो गया और ये 2x स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा। ठीक है जनाब, ये सॉल्व करना है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको माइनस कर एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो तो माइनस का 1 बचेगा, जीरो मत कर देने से, -1 बचेगा। अपॉन में 2 अपॉन में चला जाएगा तो अपॉन में 2, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये। तो यहाँ से हमारा जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा -1/2 कब होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। कॉस थीटा जो -1/2 होता है वो होता है हमारा 120 डिग्री पे। तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, एंगल हमारा थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया बाबू कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो ये चीज इतना तो कर लोगे आप पेपर में, फिर ये कैसे पुट करना है सर, हमें कैसे मालूम चलेगा कि आर की जगह पे सबको एक्स पुट करना है, या हमें कैसे मालूम चलेगा फॉर्मूला। तो प्रैक्टिस करते करते आएगा। ठीक है, वो कोई थ्योरी में नहीं बताया जाएगा आपको कि ऐसा करना है, प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल में ये कंडीशन होगी तो ये करना होता है। क्लियर है बात, चलो आगे मूव करें। भाई हम लोग जब बचपन में क्वेश्चन करते थे कि मान लो पिता की आयु बेटे की आयु से इतनी है और वो 4 साल बाद तिगुनी हो जाएगी, अभी डबल है, अभी तिगुनी है फिर दुगुनी हो जाएगी, तो बताओ इसकी एज कितनी है। हम क्या करते थे, उसकी एक्स मानते थे, उसकी एक्स प्लस कुछ मान लेते थे, फिर एक्स की टर्म में इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है कुछ अलग भाषा में वो बोलेगा, इंग्लिश में आपको उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। वो तो बोल रहा है इंग्लिश में, आपको कन्वर्ट करना है उसे मैथ्स में। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा, जब न्यूमेरिकल करोगे वो तो समझ में आएगा कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखो दोबारा बोला, फोर्स है दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड के, पर रिजल्टेंट कितना है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो कितना है अब 2 फोर्सेस, ये तो छोड़ दो इतना, रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस। तो देखो अब इंग्लिश पढ़ना ही बहुत जरूरी है पेपर में कि आप कैसे पढ़ते हो। रिजल्टेंट, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, अब यहां तक छोड़ दो, ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहां तक उसने बात बोली कि 2 फोर्सेस इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो क्या है, 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हो। अब ये बात लिखी हुई है यहाँ पे बीच में, क्या लिखा हुआ है कि 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल, इंग्लिश लिखने का तरीका है कि 2 फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ए और बी बराबर है। ए और बी के यहाँ आपस में बराबर, इस बार आर बराबर नहीं है, केवल ए और बी बराबर दिया हो, लेकिन आर स्क्वायर इक्वल टू 3ab है। एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना होगा। ठीक है, तो हमें कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब हमें पता है जो ए और बी तो बराबर है, इनको x मान लेते हैं, तो ये भी x और ये भी x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब r को कैसे करेंगे, तो r का आपको फॉर्मूला पता है, r क्या होता है हमारा, r स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ab आ गया, ठीक है, और a और b सब बराबर है, x है, तो यहाँ पे क्या करो, सबको x पुट कर दो तो बस कॉस थीटा बचेगा, बाकी सब x हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। तो कैसे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2x स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ के माइनस का तो एक्स स्क्वायर बचेगा इस साइड, तो राइट हैंड साइड में 3 में से 2 गए 1, उधर बचेगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ 1 बचा, तो कॉस थीटा कितना आया, 2 कॉस थीटा आया 1 और कॉस थीटा आया हाफ। तो कॉस थीटा हाफ कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है,
60 पे 60 डिग्री, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 60। देखो 30 नहीं ऑप्शन में, कोई वैसे 30 मार देते हैं, साइन होता है, ठीक है। तो कॉस हमारा जो हाफ होता है वो 60 डिग्री पे होता है, तो ऐसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। पेपर में जब फंसते हैं न्यूमेरिकल में, क्यों फंसते हो तुम लोग? इसलिए तो फंसते हो कि आपको पता तो है कि फॉर्मूला क्या है कैसे है, लेकिन आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आ रही, बोलना क्या चाह रहा है वो, लगाना कैसे है, या आपने लगा भी दिया तो फिर आगे सॉल्व कैसे करना है। तो सब प्रैक्टिस से होता है, कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप आई होप आपको क्लियर हो गया, रिजल्टेंट होना है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे से करना होता है, फिर खुद प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा क्वेश्चन की। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज ऑफ 10 and 6 कैन बी। दो फोर्स है जिनका वेक्टर सम 10 और 6 का कितना हो सकता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन है, आपको पता है जो रिजल्टेंट होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है, इसका भी रूट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है cos थीटा, अब ये कह रहा है रिजल्टेंट कितना हो सकता है इसका। तो रिजल्टेंट देखो थीटा पे डिपेंड करता है, दो फोर्स अगर हैं उनके बीच का एंगल अगर आप चेंज करोगे तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। फोर्स तो फिक्स है, एक फोर्स हमारा 10 और एक 6, तो 10 का एक 6 का है, अब उनके एंगल चेंज करोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिपेंड करेगी इस एंगल पे, यानी cos थीटा पे। अब cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है हमारी cos थीटा की, वो हो सकती है, कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +1, ठीक है। और मिनिमम कितनी हो सकती है, बच्चे 0 बोल लेंगे, 0 से भी कम कितनी हो सकती है, -1, तो मिनिमम -1 हो सकती है। तो उसके हिसाब से मैक्सिमम या मिनिमम होगा रिजल्टेंट आपका। तो जब ये 1 लिखोगे यहाँ पे, तो 1 अगर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम 1 पुट करेंगे तो r हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इंटू 1, 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो गया, r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल का रूट करोगे तो a प्लस बी आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो दो वेक्टर की हो सकती है वो a प्लस बी हो सकती है। a प्लस बी मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी। और मिनिमम कब आएगी, जब ये थीटा हमारा cos थीटा -1 होगा, तो ये -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो -2ab, तो a माइनस बी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है दो, उनकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, और मैक्सिमम होगी जब सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको टीचर पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हो, अगर आप सेम डायरेक्शन में हो दोनों तो मैक्सिमम आएगा, और अगर टीचर इस डायरेक्शन में आप अपोजिट हो तो आपका रिजल्ट मिनिमम आएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इससे, ठीक है। तो यहां से हम ध्यान रखेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी आती है। तो जो फोर्स है 10 और 6, इनका मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकता है वो कितना आ सकता है, 10 और 6 का जो मैक्सिमम हो सकता है वो 16 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 10 में से 6 गए 4, तो 4 मिनिमम है और 6 16 मैक्सिमम। एंगल चेंज करोगे तो वैल्यू 4 और 16 के बीच में, 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 16। तो वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं हो सकती और 4 से कम भी नहीं हो सकती, 4 हो सकती है 16 हो सकती है, उसके बीच में हो सकती है 5 6 7 8। तो कौन सी नहीं हो सकती, अब बताओ कौन सा आंसर होगा। 2 तो नहीं हो सकती, 8 हो सकती है, 18 16 से ज्यादा है नहीं हो सकती, 20 ज्यादा है नहीं हो सकती। तो उसने बोला कौन सी हो सकती है, कैन बी, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि है हमारी 8। क्लियर है। तो ये उसकी एप्लीकेशन, देखो ऐसी एप्लीकेशन बनती है पेपर में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि एप्लीकेशन जो है ऐसी बनती है, तो आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे समझ पाओगे कैसे हमें उन्हें करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो वेक्टर के क्वेश्चन है कैसे उन्हें अप्रोच करना है। अब आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हम लोग फिर जो है अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक जिसमें कि हम और टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।